सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती की स्थापना 1957 में हुई थी और शुरुआती दौर में विविध भारती दरअसल देश के अलग अलग केंद्रों से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक गुलदस्ता थी। जी हां, देश के अलग अलग केंद्र विविध भारती के लिए कंट्रीब्यूशन भेजते थे। वो अपनी कार्यक्रम सामग्री विविध भारती को प्रेषित करते थे और ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किए जाते थे। इसीलिए विविध भारती के खजाने में देश के कोने कोने के आकाशवाणी केंद्रों की अनमोल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अगले हफ्ते हम विविधा कार्यक्रम में आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। शुरुआत हम एक अनमोल रिकॉर्डिंग से करेंगे जो विविध भारती के खजाने में खोजबीन के दौरान हमारे हाथ लगी है। आज हम एक बहुत जरूरी फिल्मी इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर कविताओं से शुरुआत की जाए तो कैसा रहेगा? सुनते हैं जानी मानी कवयित्री और गीतकार माया गोविंद की कविताएं केवल 5 मिनट में। साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे। साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे। यादगारों में हो आज की यामिनी, इससे पहले के हम के अंधेरे बढ़ें। आ बिखेरे चलो गीत की चांदनी। साज हाथों में दो, जिंदगी जिंदगी भर को मिलती नहीं। जिंदगी जिंदगी भर को मिलती नहीं। वक्त कितना है कम जिंदगी के लिए। जन्म भर ना सही एक पल को मिलो। जन्म भर ना सही एक पल को मिलो। हम भी ये कह सकें एक पल तो जिए। आज स्वीकार से मांग भर दो अगर, तो सुहागन बने कामना कामिनी। साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे। यादगारों में हो आज की यामिनी। साज हाथों में दो। अंतिम पंक्तियां हैं कि तुम हृदय से हृदय का वरण तो करो। तुम हृदय से हृदय का वरण तो करो। तुम अधर का कभी आचुमन तो करो। मधुकरों का जरा अनुसरण तो करो। प्रेमियों की तरह आचरण तो करो। हंस का अनुकरण कर यूं नादान बन। हंस का अनुकरण
करियूं नादान बन उड़ न जाए कहीं, प्राण की हंसनी साज हाथों में दो, सुर की गंगा बहे यादगारों में हो आज की याद। जानी मानी कवित्री माया गोविंद को सुनना अपने आप में एक अनुभव होता है और प्यास रह जाती है। उनके सुनाने का तरीका बड़ा अलबेला है। कवि सम्मेलनों में भी वो छाई रहती हैं। कविता तो हमने आपको सुनवाई, कविता के पीछे पीछे अगर कहानी आए और वो भी 5 मिनट में खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? जमाना तेज रफ्तार का है, इसलिए जाने माने कथाकार, अनुवादक और उपन्यासकार सूरज प्रकाश की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो केवल 5 मिनट में खत्म हो जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। चलिए सुनते हैं सूरज प्रकाश से उनकी कहानी सुनंदा। सुनंदा वाजपेयी साइकी केस हैं। वैसे एमए पास हैं, दिखने में भी अच्छी हैं। जब ठीक होती और ढंग से तैयार होकर आती हैं तो सब उनकी नफासत की दाद देते हैं। कभी अच्छी वर्कर मानी जाती थी। एक दिन बस एक्सीडेंट की वजह से सिर पर गहरी चोट लगी। 3 दिन तक कोमा में रही। बाद में होश तो आ गया लेकिन दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अस्पताल से छुट्टी तो मिली लेकिन लंबे और महंगे इलाज की सलाह के साथ। घर वालों ने हैसियत भर इलाज करवाया। कभी ठीक भी हो जाती लेकिन जहां इलाज रुका दौरे पड़ने लगते, अनाप शनाप बोलने लगती। न कपड़ों की सुध रहती न नहाने धोने की। पर्स में न जाने कहां कहां के कागज भर लेती और या घंटों नहाती रहती। कभी ऑफिस न पहुंच पाती और कभी घर न पहुंच पाती। डॉक्टरों का कहना था पूरा इलाज होना चाहिए इनका। जहां चूक हुई हर बार नए सिरे से इलाज करना पड़ेगा। माँ बाप की और भी औलादें थी। 2-1 महीने इलाज कराते, जरा सा ठीक होने पर इलाज बंद कर दिया जाता। फिर वही हालत। माँ बाप ने पता नहीं क्या सोचकर आधा अधूरा इलाज कराया और वैवाहिक विज्ञापन के जरिए एक फैक्ट्री वर्कर से उनकी शादी कर दी। उस बेचारे से सारी बात छिपा ली गई। यह शादी एक तरह से इंजेक्शनों के असर में की गई थी। लड़के ने कमाऊ लड़की देखी, ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं का हिसाब लगाया और शादी हो गई। शादी से पहले दिए गए तेज इंजेक्शनों और दवाओं के असर में सुनंदा ने कुछ दिन तो ठीक ठाक खींच लिए, लेकिन जल्दी वे अपने रंग में आ गई। घर पर तो कोई भी दवा दिलवा देता था, यहाँ कौन दिलवाता। हालत बिगड़ने लगी। कभी चाकू उठा लेती तो कभी रसोई में नाचना शुरू कर देती। मैं घबराया। बीवी को पता नहीं क्या हो गया है। भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया यह आज का रोग नहीं है, 2-3 साल पुरानी समस्या है। लगता है दवा बंद कर दी गई है। पुराने केस पेपर कहाँ हैं? अब उसे भी लगने लगा बीच बीच में सुनंदा का व्यवहार बदल क्यों जाता था। मजे की बात उसने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था और वहां से भी कोई शिकायत नहीं आई थी। उसके घर वालों से बात करना बेकार था। उन्होंने ही तो उसे धोखा दिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया जब तक इलाज चलता रहेगा वह ठीक रहेगी। और वह सुनंदा को घर ले आया था। उसने सभी पहलुओं पर गौर किया। यह सब कैसे और क्यों हुआ? यह तो तय है उसे धोखा दिया गया है। नौकरी के चक्कर में एक पगली लड़की उसके पल्ले बांध दी गई है। अब है क्या तलाक मांगे जो मेडिकल आधार पर उसे आसानी से मिल जाएगा, या नौकरी छुड़वाकर घर बिठाए या इलाज करवाता रहे, किसी तरह दवाओं के बल पर सुनंदा को ठीक रखे। उसने देखा कि सुनंदा 10-20 दिन तक इलाज कराने के बाद ठीक हो गई और ऑफिस भी जाने लगी। सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने पता लगाया पहले भी ऐसा ही चलता रहा था 2-2.5 साल तक। न घर में उसकी परवाह थी किसी को, न ऑफिस में। मिस्टर वाजपेयी ने यह भी देखा कि बेशक सुनंदा की शादी हो गई है, अक्सर ढंग से तैयारों को विवाहित होने का एहसास भी दिलाती है, लेकिन कुल मिलाकर वह दीन दुनिया से परे है। जो मिला पहन लिया, जो पकाया खा लिया, हर तरह से खुश। ऑफिस जाती है और सीधे घर लौट आती है। हाँ, पूरी पगार लाकर उसे थमा देती है। पूरे 8,000 रुपए, उसके अपनी पगार से 3 गुना, जबकि उसकी खुद की कोई मांग नहीं है। वे अपने में ही मस्त है। तो क्या जरूरत है इलाज कराने की? जब बिना ही इलाज कराए, बिना ठुके हुए 8,000 रुपए कमाकर ला सकती है, तो क्यों वह तलाक की सोचे या उसकी पक्की नौकरी छुड़वाए? जब ऑफिस बिना काम करवाए उसे पूरी पगार देने को तैयार बैठा है, तो उसी को लेने में क्यों तकलीफ हो? चलने दो इसी तरह। आखिर उसे भी तो धोखा दिया गया है। वह अपने तरीके से बदला लेगा। जब सुनंदा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है तो उसे कुछ दिन ऑफिस नहीं भेजता या एक आध सुई लगवा देता है। बाकी तो सुनंदा जैसी है उसी में खुश है।
जब इलाज चल रहा होता है तो खूब खुश रहती है, पति की खूब तारीफ करती है, नहीं तो उसकी अपनी दुनिया है और वह उसी में मस्त है। शिकायतों, तनावों और रोज रोज की परेशानियों से परे वह तो एक ऐसी चलती फिरती मशीन है जो दिन भर ऑफिस में बैठने के 8,000 रुपए पाती है। यह पैसे वह अपने पति को 2-4 जोड़ी कपड़ों, 2 वक्त की रोटी और एक बिस्तर के एवज में दे देती है। उस पर यह आरोप कैसे लगाया जा सकता कि वह पागल है। इतना अधिक करने, कमाने के बावजूद वह अपने लिए कितना कम रखती है। सच, वह कितनी भोली है। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि उसके पति ने अपनी फैक्ट्री के पास एक और घर बसा रखा है और उस घर में रहने वाली दूसरी औरत का सारा खर्च सुनंदा के वेतन से ही पूरा किया जाता है। दिन भर आप विविध भारती से फिल्मी गीत सुनते हैं, लेकिन विविध भारती के पास गैर फिल्मी रचनाओं का भी एक बड़ा खजाना है। आज विविधा कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ लोकगीत भी लेकर आए हैं और आज के लिए हमने 2 राज्यों को चुना है, एक राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो पहले उत्तर प्रदेश का एक मजेदार लोकगीत सुनते हैं। ये असल में एक दादरा है, इसे मुश्ताक अली ने गाया है और संगीतकार हैं R.K. गुप्ता किशन। सुनिए और आनंद लीजिए। जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, न देखे अंधेरा न देखे उजाला, जुलम करे वो जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। जब से देखी सूरत यह प्यारी, दियरा पे मोरे चलत है आरी, हाथ न आवे मोरे गोरी, हाथ न आवे मोरे गोरी, लाख जतन कर डाला जुलम करे, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। गली गली ये शोर मचा है, धरती पर एक चांद उगा है, जिसको देखा उसी को पाया, जिसको देखा उसी को पाया, है तेरा हिम्मत वाला जुलम करे, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। सधुओं ने छोड़ी सधुआई, ठकुरन ने छोड़ी ठकुराई, तुम्हारी जुल्मी सूरतिया के कारण, तुम्हारी जुल्मी सूरतिया के कारण, छैलन में चले तीर भाला, जुलम करे ओ जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। दांव पे लागी है महल अटारी, कहीं के भागमा हो तुम प्यारी, अब ही से तोरी चाह में गोरी, अब ही से तोरी चाह में गोरी, कितनों का निकसा दीवाला, जुलम करे, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, न देखे अंधेरा न देखे उजाला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला, जुलम करे मुखड़े पे दिल काला काला। मुश्ताक अली की आवाज में आपने उत्तर प्रदेश का ये दिलचस्प लोकगीत सुना। हमें पूरी उम्मीद है कि इस लोकगीत ने आपके दिल को बहुत लुभाया होगा। चूंकि हम यूपी में हैं, तो चलिए यूपी की तरफ से हंसी की फुलझड़ियां छोड़ी जाएं। आ रहे हैं कानपुरिया राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, मुंबई रेलवे में एक अनाउंसर की जगह निकली है, रेलवे अनाउंसर की। तो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है नौकरी के लिए। आज उसका ऑडिशन है। आइए चलें रेलवे स्टेशन, जहां बड़े खास खास कैरेक्टर उस नौकरी के लिए आए। सबसे पहले आते हैं रेडियो टीवी के फेमस अनाउंसर, जिनको आपने रेडियो पे बहुत बार सुना है,
वो अगर रेलवे अनाउंसर होंगे तो किस तरह से अनाउंसमेंट करेंगे? नमस्ते बहन भाइयों। भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी कल्याण के लिए तेज गाड़ी है। चलने में बेजोड़ लाजवाब, पहुंचाए वक्त पर। बहनों भाइयों, भाई ये गाड़ी कल भी तेज गई थी, परसों भी तेज गई थी, नरसों भी तेज गई थी। भाई पहुंचिए, अपनी सीटें सुरक्षित कराइए, छूटने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी। तो बस बहनों भाइयों, पकड़िए अपनी सीट और मुझे दीजिए आज्ञा। आज ही के दिन, आज ही के समय, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। दूसरे हमारे रेलवे अनाउंसमेंट के लिए आए हैं दिलीप कुमार। भाई ये ट्रेन है, कमाल की ट्रेन है भाई, कमाल की ट्रेन है ये। सुना तुमने? ये मजहब नहीं देखती है, हर मजहब का आदमी इसमें बैठता है, सफर करता है। आज इसी चीज की जरूरत है हमारे मुल्क को। सुना तुमने? तो ये जो 2 नंबर की ट्रेन है, ये कमाल की ट्रेन है, कमाल की ट्रेन है ये ट्रेन बहुत खूबसूरत ढंग से चलती है, हर स्टेशन पे रुकती है। तीसरे कैंडिडेट हैं नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बोलेगा हम? 2 नंबर का गाड़ी 3 से जाएगा, 3 वाला 2 से जाएगा, 2 वाले का कुछ नक्की नहीं, कुछ नक्की नहीं। ट्रेनें वहीच के वहीच, गर्दी रोज बढ़ता है, क्या करेगा रेलवे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेलवे अनाउंसर के लिए हमारे अगले कैंडिडेट हैं एक कव्वाल, जिनका पेशा है कव्वाली गाना। कव्वाली उनकी उतनी नहीं चलती थी, तो किसी ने उनको राय दिया कि इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दो। एक कव्वाल रेलवे अनाउंसर। ध्यान दीजिएगा, क्या खूबसूरत बात है, सुनने वाली बात है, वाह। एक एक अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा। ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, क्या नजारा है। हजरात, आपका साथ चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, जरा प्यार से सुनिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्लो ट्रेन के बारे में सुने। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी स्लो जाएगी, सभी स्टेशनों पे रुक रुक के जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी स्लो जाएगी, सभी स्टेशनों पे रुक रुक के जाए। क्या खूबसूरत ट्रेन है। हर स्टेशन पे रुकती है, हर मजहब के आदमी को लेती है, वाह क्या बात। देखिए, 10 रुपए के पुरस्कार एक यात्री ने ट्रेन टाइम पे छूटने की खुशी में हमें दिए हैं। हमारी पार्टी शुक्रिया अदा करती है। अब जरा फास्ट लोकल के यात्री ध्यान दें। प्लेटफॉर्म 5 की गाड़ी तो तेज जाएगी, मलाड पारला माहिम न रुकने पाएंगी। देखिए, आज जो हो रहे हैं इवेंट्स, उसमें बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है। अब जो कोई हमें जब इनवाइट करता है तो पहले उसका मेल आता है, फिर टर्म्स कंडीशंस आती हैं, फिर एग्रीमेंट बनता है, फिर कंफर्मेशन लेटर जाता है। तो उसके बाद फिर हम उस शहर पहुंचते हैं शो करने। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। लोगों का फोन आ गया, लोगों ने बुला लिया, वही मेहरबानी। तो वो कहते थे, अरे राजू 12 तारीख, हाँ वो फला होटल, ठीक है, वहां शो है, पहुंच जाना। हम भी पहुंच जाते थे। अब वैसे ही मुझे एक शो याद है, मैं पहुंच गया टैक्सी से। वहां जैसे ही मैं उतरा होटल में, 1-2 लोग आ गए, आगे बढ़ के, अरे रे राजेश श्रीवास्तव आगे हो, आ जाओ, नमस्कार भाई साहब, इधर आ जाओ, अटे आ जाओ। अरे सुनो भाई, शांत हो जाओ, वो देखो कौन आगे हो, हंसाने वालो, हाँ राजू श्रीवास्तव, हाँ माइक लाओ भाई, माइक लाओ, खुशी के मौके में आगे हो, लो हंसा दो भाई, हंसा दो, सब लोग शांत हो जाओ, हंसा रहे हो है। और मैंने वहां 15 मिनट सुनाया, तालियां बजती रही, लोग हंसते रहे। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा सुनाया, 40 मिनट सुना के जब मैं बाहर निकला पसीने तो एक आदमी सूट पहने हुए टहलता हुआ मुझे देख के बोले, कहां थे, कब से ढूंढ रहे, कहां थे, हम परेशान हो गए, तुम थे किधर। हमने कहा, अरे शो रुका हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे मरवाओगे तुम। हमने कहा, शो तो हो गया, मैंने कर दिया अभी। कहां कर दिया? हमने इधर ये सामने हॉल में। अरे
नहीं, अपना ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे। बाद में पता चला किसी और को प्रोग्राम में कराया। मुझे लगता है सारी कंट्रीज हो गई होंगी जहां जहां हमारे भारतीय लोग रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके साथ अनुभव भी हुए, प्यारे प्यारे। अभी मैं जोधपुर की बात बताऊं, जोधपुर में एक खानदान है, राजाओं का एक खानदान है, वहां उनके वंशज रहते हैं, तो उनको सब राजा साहब ही कहते हैं। उनके यहाँ हमारा प्रोग्राम था, हम बैठे खाना वाना खाने के लिए बैठे, तो राजा साहब बगल में बैठे हुए थे, तो उनकी घड़ी बहुत चमक रही थी, हाथ वाली घड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि राजा साहब, आपकी ये घड़ी जो आपने बांधी है बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने घड़ी उतारी और मुझे दे दी। हमने कहा जी, मैं समझा नहीं। थाने पसंद आई, थारी हो गई। मैंने कहा मतलब मुझे पसंद आई तो मेरी हो गई? बोले थाने पसंद आ गई तो थारी होगी। हमने कहा अच्छा अच्छा। हमने कहा राजा साहब, वैसे तो आपका ये महल भी बड़ा खूबसूरत है। तो बोले निकालो यानी, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके, वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया हो, हांगकांग, बैंकॉक, दुबई, कोई भी हो। तो चूंकि जो हमारे एनआरआई लोग हैं वहां, उनमें एक तड़प होती है अपने हिंदुस्तानियों से मिलने के लिए। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो उनको लगता है ये हमारे घर से आया कोई, हाँ एकदम लिपट जाएंगे। जब हम वापस आने लगते हैं तो उनके आंखों में आंसू होते हैं। तो वो गांव घर की बातें जब मैं करता हूँ, खेत खलिहान की, तो उसमें ज्यादा वो अटैच होते हैं, बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाते हैं। वहां मैंने सुनाया है कि हमारे यहाँ जब एड्रेस पूछो तो कैसे बताते हैं, और हमने कहा आपके अमेरिका में पूछो तो कैसे बताते। तो हमने कहा हमारे कानपुर में तो बहुत टाइम है उनके पास और उनकी जिंदगी में संतोष है, तो वो सब चीज आराम से बताते हैं। मैंने एक से एड्रेस पूछा जबकि मुझे बहुत अर्जेंट थी। मैंने कहा अरे भाई साहब, ये राम अवतार कहाँ रहते हैं? राम अवतार, राम अवतार के बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा, सुना सुना नाम लग रहा है। मतलब राम अवतार के यहाँ आपको जाना है? अच्छा अच्छा, तो मतलब काम होगा आपको कोई? तो हमने कहा राम अवतार, ये वही तो नहीं जो पेट्रोल में मिट्टी तेल मिलाते पकड़े गए रहे? हमने कहा हाँ हाँ वही वही। अच्छा अच्छा, अखबार में खबर पढ़ा भैया, एड्रेस नहीं मालूम। लेकिन अमेरिकन्स गोरे पूरे डेडिकेशन के साथ समर्पित होके बताते हैं एड्रेस। मैंने एक से पूछा, हमने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू गो दिस प्लेस। मैंने उस पर्ची उसको दी तो बोला वेल ओके, वेल यू वांट टू गो विक्टोरिया लैंड, ओके विक्टोरिया, या विक्टोरिया लैंड। हमने कहा आप पहले एंजॉय कर लो। ओके विक्टोरिया लैंड, गो स्ट्रेट माय फ्रेंड, गो स्ट्रेट एंड आस्क देयर। अच्छा, शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, और नीचे अपना नाम, तो नाम क्यों लिख दिया भाई साहब आपने? लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। कुछ चीजें मैंने देखा है, कुछ नाम किसी सही जगह पे सूट करते हैं। नाम कुछ चीजों में कई जगह वो जाता है और कई जगह फिट नहीं बैठता है। जैसे ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर हमेशा फीमेल नाम से अच्छा लगता है, जैसे नेहा ब्यूटी पार्लर, पिंकी ब्यूटी पार्लर। आज तक आपने ये कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा राम प्रसाद ब्यूटी पार्लर, हो ही नहीं सकता। या ये कहीं नहीं लिखा देखा होगा कि भाई नीता हार्डवेयर, वहां मेल नाम हो सकता है। और कुछ नाम मुझे ऐसा लगता है जैसे उनमें एक दबंगई है। कुछ शहरों के नाम जहां मैं नहीं गया हूं तो मेरे मन में वहां की तस्वीर एक अलग निकलती है। जैसे कि या तो गुस्सा है वो, रणथंभौर, हमने कहा अच्छा ठीक है। चित्तौड़गढ़, ऐसा लगता है हर आदमी भाला और तलवार लिए खड़ा होगा, एक जोश है। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, धारवाड़, झालावाड़, गुलबर्गा। हाँ, आदमी रिजर्वेशन कैंसिल करा दे। नहीं भाई मैं यही ठीक हो यार। कुछ नाम मुझे ऐसा लगता है या तो मोटा होगा, हैवी होगा। पठानकोट, चल भी नहीं पाता होगा। धौला कुआं, बोले बिठाओ भाई इनको पकड़ के बिठाओ। धौलपुर, चाचा को रिक्शे से उतार लो। धौलपुर, धौला कुआं, एक आदमी लगता है ट्रेन से 4 लोग पकड़ के उतारते होंगे। ये कौन है? खंडवा। पीछे कौन है? खंडाला। ये मोटे मोटे लगते हैं और कुछ मुझे दुबले लगते हैं, ऐसा लगता है एकदम बारीक होंगे। ये कौन है बहन जी? हुबली। ये पीछे कौन खड़ी? मसूरी। ये हमारी बहन पंजिम। ये छुटकी है चूरू। और पीछे रिक्शे से उतर रही है बरेली।
अच्छा अच्छा, ये दो बहनें जो एक साथ आ रही हैं, हाँ ये कांदी वाली बोरी वाली। हमने कहा अच्छा अच्छा, वो पीछे जो चाचा हैं रिक्शे में उतर नहीं पा रहे मोटे से, वो कौन है? हम भाई साहब हैं नाला सुपारा। अच्छा, और एक शहर ऐसा है, एक शहर का एक राज्य है, उसका नाम लो, अरे अरुणा, चल, पता चलो उठ के चल पड़ी। अच्छा, अपने देश में मांसाहारी भी कमाल कमाल होते हैं, नॉनवेज खाने वाले। उनसे पूछो आप खाते हैं, मटन चिकन खाते हैं? नहीं ऐसे तो नहीं खाते हैं, मगर हाँ कभी अंडा खा लिया तो खा लिया। दूसरे, भाई साहब हम मटन चिकन से दूर रहते हैं, ये है कि बच्चों ने बहुत जिद किया तो रसा रसा ले लेते हैं तो महक मिल जाती है। तीसरे और कमाल है, नहीं नहीं भैया हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं, मगर यह है कि बत्ती बुझा खा लेते हैं। मुझे याद है अपने संघर्ष के दिनों में मुंबई में, जब मैं रूम में अकेला होता था तो उतना काम तो होता नहीं था, तो घर में बैठे हैं खिड़की पे, क्या करें, तो कई बार मैं घर में निर्जीव चीजों से बात कर लेता था। बात करने वाला कोई नहीं तो अपने यहाँ जो फैन लगा है उसी से मैं बोलता था, और भाई कैसे हो? बहुत दिन से हो साथ में, है खराब नहीं होना भाई, है खर्चा अर्चा नहीं कराना यार, थैंक यू यार, बहुत दिन से चल रहे हो, धन्यवाद। फिर एक दिन मैंने फ्रिज से बात किया, हमने कहा फ्रिज बहुत मेहरबानी यार, सारी दूध वगैरह तुम्हारी वजह से अच्छा रहता है, सब्जी वगैरह बची रहती है यार, प्लीज बस साथ देना, थोड़ा संघर्ष का टाइम है, लेकिन यार तुम्हारे पास आओ तो मजा आता है यार, खूब ठंडे में रहते हो, ठंडा ठंडा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं निर्जीव चीजों से बात करता हूँ, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता, मैं अकेले बतिया लेता हूँ और उसमें हास्य भी निकल आता है। जैसे आपकी शरीर की जो संरचना है, हमारी आपकी जो बॉडी है, तो मैंने सोचा यार हमारे पेट के अंदर एक दुनिया होगी, ये जो अतड़ियां हैं, किडनी है, हड्डी है, बोन्स, ये हार्ट है, इनके आपस में दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, आपस में शायद रिश्तेदारी होगी, अंदर शॉपिंग मॉल होंगे, मल्टीप्लेक्स होंगे, ये झगड़ते भी होंगे, तभी हमारा पेट खराब होता होगा, ये रिश्तेदारी कैसे निभाते होंगे। ध्यान आए, किसी ने बताया कि जो कुछ हम सोचते हैं सबसे पहले ब्रेन को पता चलता है, फिर ब्रेन अंदर खबर करता है कि बॉस ऐसा होने वाला है। मान लीजिए आपने गरम गरम ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया, ब्लैक, अब ब्रेन ने अंदर बताया, हेलो हेलो हेलो, ध्यान से, काली काली गरम गरम कॉफी आने वाली है, गरम। अब अंदर, अरे पैर उठा, ए नस, हाँ अतड़ी किडनी साइड में हो जा, सत्यानाश जाए, दिल इतना जलाता है, कम मखत मारा, काहे इतनी गरम गरम पीता है, सत्यानाश जाए, देखो पैर जल जाएगा, किडनी ऊपर बैठ जा। अंदर ये बातें होती होंगी। कुछ खा के आए, पार्टी से खा के आए, दावत उड़ा के आए, अब तीखा लग रहा है मिर्ची, अब जीभ, अब जो 32 दांत हैं वो भड़क गए जीभ के ऊपर। ए जीभ, जब हजम नहीं होता तो काय को खा के आती है? हाँ, कहीं मिल गया बस गप्प से भर लिया, अंदर ले लिया, देखा करना क्यों इतना तीखा खाती है, स्पाइसी खाती है क्यों इतना, है तेरे एक के पीछे हम 32 लोग परेशान होते हैं, समझा। जीभ एकदम भड़क के बोले, ए 32 लोग, हाँ ये मत सोचना मैं अकेली है, समझा क्या, तुम्हारा बोलूं, तुम लोग जो इधर किधर जाते शादी वादी में और मटन चिकन खा के आते, दांत के बीच में से मांस फंसा के आते, कितना बास मारता, मेरे को बदबू आता है मालूम है, बर्दाश्त करती, आज तक बोली क्या तुमको, और तुम 32 लोग है, समझा। सबक ऐसा सिखाएगी मेरे मुंह में नहीं लगने का, सड़क पे आते जाते किसी आदमी को देखेगी, गाली देगी, पलट के एक पंच मारेगा, 32 बाहर हो जाएगी, समझा क्या। और तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे से बात करने का, ऐसा मत सोचना मैं एकली है, तुम्हारी औकात नहीं मेरे से बात करने का, समझा क्या। मैं लॉयल है, बॉडी के साथ में लॉयल है, मैं लास्ट तक रहने वाली है शरीर के अंदर। तुम लोग का क्या है, 40-45 के बाद एक एक करके भक 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 करके गिर जाएंगे, समझा क्या। औकात है क्या मेरे से बात करने का, ए गपचुप बैठे 32। ये दोस्तों, आपके घर पे कोई आए तो हमेशा आप ना पूछो ही मत कि क्या पियेंगे, कौन सी चाय पियेंगे मत पूछो, उसको ग्रीन टी पिलाओ। ग्रीन टी से 3 फायदे हैं, एक तो दूध बचता है, दूसरा बिस्किट बचता है, और तीसरा वो दोबारा कभी आएगा भी नहीं। देखिए पहले जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता था इंडिया में, पहले तो होता ही नहीं था, जो थोड़ा बहुत हुआ तो वो हमें इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी नहीं माना गया। अगर लोग शो रखते थे किसी सिंगर का तो मिमिक्री वाले को बीच में 5 मिनट माइक दे दिया, प्रोग्राम रखते थे मेन सिंगर्स का। लेकिन लाफ्टर चैलेंज शो आने के बाद
अब पता चला जी मिमिक्री वाला है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसके नाम से शो होते हैं, हमारे नाम से शो होते हैं, और उसमें हम फिलर्स के लिए सिंगर्स को ले जाते हैं। ये फर्क आया। तो एक अच्छा दौर है कॉमेडियंस का, बहुत सारे कॉमेडियंस आ रहे हैं। मुझे लगता है जितना है उतना अच्छा है। कोई बोलता है अब तो भाई हीरो ही कॉमेडी कर रहा है फिल्मों में, कॉमेडियन का क्या होगा? ऐसा नहीं, जो अच्छा है वो चलता रहेगा हमेशा। जहां भी मेरे शो होते हैं किसी भी शहर में, तो ज्यादातर तो हमारे जो इवेंट होते हैं वो शाम को होते हैं, तो दिन में मैं वहां चला जाता हूं और वहां झाड़ू लेके एक साफ सफाई का अभियान करता हूं। इस तहत मैं अब तक 40-50 शहरों में ये आयोजित कर चुका हूं, और वहां जाके हंसा के भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और गा के भी करता हूं कि प्लीज साफ सफाई रखें, समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं, पत्ता यहाँ वहां ना फेंकें, वेफर खाएं, उसका पैकेट यहाँ वहां ना फेंकें। आप किसी कार्यक्रम में जाएं, कार्यक्रम जब समाप्त हो तो उठने से पहले देख लें कि मेरी वजह से मेरी कुर्सी के आसपास कोई खाली बोतल तो नहीं छूट रही है। तो इतना छोटा सा सहयोग करें। कभी कभी हम ये सोचें कि हमने देश के लिए क्या किया, हमारा भी योगदान होना चाहिए। ठीक है, हम आम नागरिक हैं, हम ब्रिज तो बनवा नहीं सकते, सड़क तो बनवा नहीं सकते, इतना जरूर हम सौगंध खा सकते हैं कि आज के बाद हम गंदगी नहीं करेंगे। यहाँ से शुरुआत तो हर कोई कर सकता है, और मैंने इस पे कुछ लाइनें लिखी भी और उनको गाया भी। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है मैं हर जगह घुसता हूँ। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। अपने मन में ठान लें गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। प्लीज 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 सभी लिसनर्स से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज सफाई रखें। इसमें आप ही का फायदा है, आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर के पैसे बचेंगे, है ना? भले डॉक्टर गुस्साएंगे। थोड़ी देर के लिए राजू श्रीवास्तव ने अपने हंसगुल्लों से आपको हंसाया। आप हंसते रहें, मुदित रहें, प्रसन्न रहें। हम अभी उत्तर प्रदेश में ही हैं, आगे चलकर राजस्थान में प्रवेश करेंगे संगीत यात्रा के जरिए। लेकिन यहां आपके लिए लेकर आए हैं नियामत अली की आवाज में एक शानदार उत्तर प्रदेशी लोकगीत। सुनिए, पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। लुंगी आई अपने देश, कितनों धरे फकीरी भेष। लुंगी आई अपने देश, कितनों धरे फकीरी भेष। धोती पहुँच गई रंगून, आधा फागुन आधा जून। धोती पहुँच गई रंगून, आधा फागुन आधा जून। पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। बाहर फैशन खूब बनावे, हरदम फिल्मी राग सुनावे। बाहर फैशन खूब बनावे, हरदम फिल्मी राग सुनावे। मन में बजे ग्रामोफोन, आधा फागुन आधा जून। मन में बजे ग्रामोफोन, आधा फागुन आधा जून। पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। घर में चादर है ना लोई, बाबा ना देखे हर दोई। घर में चादर है ना लोई, बाबा ना देखे हर दोई। बेटवा चले हैं देहरादून, आधा फागुन आधा जून। बेटवा चले हैं देहरादून, आधा फागुन आधा जून। पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून।
बाबा सूखी रोटी खावे, बेटवा अंडा खूब उड़ावे, बाबा सूखी रोटी खावे, बेटवा अंडा खूब उड़ावे, अम्मा खाए आलू भून, आधा फागुन आधा जून, अम्मा खाए आलू भून, आधा फागुन आधा जून, पहले कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून, पहले कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। अभी आपने उत्तर प्रदेश का ये लोकगीत सुना। 27 दिसंबर का दिन शायरी के इतिहास का एक सुनहरा दिन है, क्योंकि 27 दिसंबर 1797 को पैदा हुए थे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू शायरी का एक बड़ा नाम, उर्दू शायरी का एक बड़ा सितारा। हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में गालिब का ये कलाम, हमारे खजाने की एक बेशकीमती पेशकश। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने अर्ज किया था कि एक फिल्मी प्रस्तुति हम जरूर करेंगे। आज आपके लिए हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू। फिल्मी सितारों के इंटरव्यूज तो आप अक्सर सुनते हैं, कभी कभी गीतकारों और संगीतकारों के इंटरव्यूज भी सुनाई दे जाते हैं, लेकिन फिल्म बनाने में कुछ टेक्नीशियंस काम करते हैं और वो बड़े महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देते हैं। अशोक मेहता भारत के जाने माने सिनेमेटोग्राफर रहे हैं और उनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प रही है। संघर्षों से भरा उनका जीवन उन्हें कामयाबी के रास्ते पर ले गया। सुनिए अशोक मेहता की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। मेरी उम्र थी कुछ 13.5 साल की जब बंबई शहर पहुंचा। वो उम्र काफी छोटी होती है, उसमें कुछ यू कांट डिसाइड एंड यू कांट डिजाइन योर लाइफ। मगर साहब मैं बंबई शहर में पहुंच गया और काम करना शुरू कर दिया। काम इसलिए करना शुरू किया कि ना तो मेरे पास कुछ सपोर्ट थी और ना पैसा। एक ही जरिया था कि काम करूं और अपना पेट भरूं। तो मुझे पहला काम, या मैंने पहली नौकरी एक खुमचे वाला जो अंडे बेचता था, बॉइल्ड अंडे बेचता था, उनके यहाँ मुझे काम मिला।
और मुझे वो रोज के 2 रुपया देते थे। कुछ समय बाद फिर मैं एक तरबूज वाले की नौकरी की और दूसरा एक हॉकर था। वहां मेरी इनकम जो थी कुछ 50 पैसे बढ़ गई थी, मीन्स 2.5 रुपए। देन एक दिन मैं एक स्टूडियो पहुंच गया जिसका नाम था सिटी साउंड स्टूडियो। वहां काफी देर इंतजार करने के बाद कुछ देखा कुछ सितारों के दर्शन हो जाएं, कुछ लोगों के दर्शन हो जाएं, तो वो तो हुए नहीं, मगर एक महाशय से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मैं काफी सवाल पूछे, तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या करते हो। उन्होंने मुझे एक कैंटीन में से कैंटीन बॉय का काम दिलवाया। तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरी जर्नी एक कैंटीन बॉय के जरिए से शुरू हुई। पहले कुछ समय कैंटीन में काम किया, फिर एज ए ऑफिस बॉय इन स्टूडियो, फिर लाइट बॉय, कारपेंट्री डिपार्टमेंट। काफी डिपार्टमेंट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं। हर डिपार्टमेंट में आस्ता मुझे कुछ काम करने मिलना शुरू हो गया। लाइटमैन भी बना। उसके बाद कैमरा डिपार्टमेंट में मुझे पहली एंट्री मिली। तो करते करते और देखते देखते मैं काफी कुछ हासिल किया मैंने, ये काफी कुछ सीखा भी है मैंने। फॉर्मल ट्रेनिंग का तो सवाल नहीं उठता कि बिकॉज मेरी उम्र काफी छोटी थी और I just had done my schooling, that too up to 6th. मगर जो भी सीखा है वो इसी इंडस्ट्री से, इसी बम्बई शहर से, और देखा थे कि दिमाग के पर्दे खोल के वहीं और यहीं से सीखा मैंने। जैसे कहावत है, राजस्थान की कहावत है, कहते हैं कि नदी का पत्थर जो नदी के बहाव से लुढ़कता लुढ़कता कई सालों के बाद वो एक गोल शेप ले लेता है। गोल शेप लेने के बाद उस पत्थर को उठा के एक मंदिर में या घर में महादेव जी की जगह दे देते हैं उसे। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ वाकया। मेरी पहली फिल्म जिसका नाम था द विटनेस, हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं जिनका नाम है राज महाब्रोस। एक्चुअली मेरी जिंदगी की काफी क्रेडिट उनको जाती है, मेरी सक्सेस की क्रेडिट। वो उस फिल्म के डायरेक्टर थे और हालांकि उस जमाने में जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम था द विटनेस। हम चाहते थे कुछ अमेरिकन स्टाइल और हॉलीवुड स्टाइल की फिल्म बनाई जाए, रियलिस्टिक भी है और वैसे कमर्शियल वैल्यूज भी हैं उसके अंदर। तो एक फिल्म की प्लानिंग चल रही थी और ये मिस्टर राज महाब्रोस साहब जो हैं उनके उस फिल्म के राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। तो उनके जहन में था कि आई शुड वर्क विद अशोक मेहता। प्रोड्यूसर साहब चाहते थे कि वी शुड टेक समबडी हु हैज एक्सपीरियंस। वो कायम थे कि भाई मैं जब फिल्म करूंगा तो सिर्फ अशोक मेहता के साथ करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करता। उस फिल्म के कलाकार थे शशि कपूर साहब। वो भी चाहते थे कोई एक्सपीरियंस एक आदमी आए टू डू दिस काइंड ऑफ फिल्म बिकॉज द फिल्म वाज वेरी डिफरेंट काइंड। मगर राजी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन मी, तो ही पुट हिज फुट डाउन एंड डिमांडेड दैट अशोक मेहता शुड बी देयर एज माय सिनेमेटोग्राफर। तो कुछ मैंने शूट किया और सबने देखा, एवरीवन गॉट सैटिस्फाइड और उसके बाद ये फिल्म शुरू हुई। फिल्म शुरू होने के बाद ये हम एक पिक्चर प्लान कर रहे थे जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं कि एक शेड्यूल में या 2 शेड्यूल में फिल्म कंप्लीट हो जाए। तो हुआ क्या कि शशि साहब ने 15 दिन की शूटिंग के बाद कुछ कॉन्फिडेंस उनका भी थोड़ा शेक हो रहा था कि ये लड़का क्या कर रहा है। हालांकि उन्होंने मेरा टेस्ट पर देखा भी था। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तो उसको ब्रेक लगाते हैं, पहले देख लेते हैं सब काम कैसा हुआ है, उसके बाद शुरुआत दोबारा करेंगे। तो गैप आ गया फिल्म बनने में। इतने में वो लैब में कुछ प्रोसेस जो होता है, हमारी टेक्निकल वर्ड्स हैं, प्रिंट होके जब मटेरियल सामने आया तो सबने देखा तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी एंड महा थ्रिल्ड। तो फिर शशि साहब ने मुझे बुलाया और कहा, भैया आई एम वेरी सॉरी बट कंग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, द काइंड ऑफ वर्क आई हैव सीन इन दिस कंट्री। तो मेरी जो गाड़ी जो है पटरी पे आ गई और जैसे कि मेरी काफी सक्सेस के लिए और लोगों को मिलाने में, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि PRO, शशि साहब इज माई बिगेस्ट PRO. PRO is not a really paid PRO, but he is with the kind of work I did. उससे इम्प्रेस होके तो उन्होंने मुझे पूरी इंडस्ट्री में सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया और he said he is the best. और उन्हीं की फिल्म उसके लिए उन्होंने मुझे चुना। वो फिल्म थी 36 चौरंगी लेन। तो 36 चौरंगी लेन ऑल्सो हैज गिवन मी अ लॉट। भारत में नहीं, बाहर भी सब जगह फिल्म रिलीज की हम लोगों ने, तो फिल्म को काफी अप्रिसिएशन और अवार्ड मिले हैं। उस फिल्म की वजह से मेरी लाइफ में काफी तब्दीली आई है। मैंने काफी सक्सेस जिसे कहते हैं, जैसे मैं मानता हूं या लोग मानते हैं, हर इंसान के साथ जब काम करते हैं, हर डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई डायरेक्टर नहीं जिससे मैं किससे नापसंद हूं। मैं सबसे पसंद होता हूं, नया हो या पुराना हो, एक्सपीरियंस हो, इनएक्सपीरियंस हो। मैं काफी नए डायरेक्टर के साथ भी मैंने काम किया है, जैसे कि अपर्णा सिंह, एक हमारी फ्रेंड हैं जिसका नाम गोपी देसाई, उनकी मैंने फिल्म की थी मुझसे दोस्ती करोगे। तो
एक्सपीरियंस वाले के साथ भी काम करने में अच्छा लगता है, नॉन एक्सपीरियंस वाले भी काम करना अच्छा लगता है। और काफी डायरेक्टर हैं, जैसे अच्छे डायरेक्टर हैं, जैसे मेरी आई बीन वेरी लकी इन दैट मैटर। श्याम बेनेगल, गिरीश कर्नाड, गुलजार साहब, सुभाष घाई साहब, और भी काफी डायरेक्टर हैं जो अच्छे डायरेक्टर हैं जिनसे मैंने काम किया, लाइक शेखर कपूर। जैसे श्याम बेनेगल साहब के साथ मैंने कुछ 3-4 फिल्में की हैं मैंने। अपर्णा के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, और सुभाष घाई साहब के साथ मैंने कुछ 4 फिल्में की हैं। मैं जब सब इन डायरेक्टर का नाम ले रहा हूँ, सबसे पहले मुझे राज मार्बल साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया मुझे। वो फिल्म बहुत उम्दा थी और काम करने का भी बहुत मजा आया, कलाकार भी अच्छे थे। वो एक्सपीरियंस ही कुछ डिफरेंट था, काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हालांकि लक ने साथ नहीं दिया, वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई है। हमारे भारतवर्ष में नंबर ऑफ फिल्म्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं और उनके यहाँ कम। हम एक फिल्म को बार बार बनाते हैं, यानी वी कीप ऑन रिपीटिंग आवर फिल्म्स, जो वो वहां नहीं होता। और वहां फिल्म डिजाइन की जाती है और हम फिल्म डिजाइन नहीं करते। तो जैसे कि आपको मैंने कहा कि हमारे यहाँ फिल्म जो हैं वो बार बार कहानी, उसी सेम कहानी को लेकर रिपीट करते रहते हैं। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? तो हमारे फिल्म मेकर्स भी वैसे ही हैं और हमारी ऑडियंस भी ऐसी है। हिंदुस्तान में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, वेरी गुड स्किल वर्कर्स। ऑन द कॉन्ट्री, हमारे वर्कर्स इतनी रिस्क ले लेते हैं बिना सिक्योरिटी के और इंश्योरेंस के। जैसे कि वहाँ कोई भी फिल्म बनाने से पहले हर फिल्म को इंश्योर कराना पड़ता है। हर इंसान, जितने लोग हैं ए से लेके जेड तक, वो सब इंश्योर होते हैं। हमारे यहाँ कुछ इंश्योरेंस भी नहीं है और हमारे वर्कर्स दे आर मच बेटर इन दैट वे। जैसे कि एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको। जब हम फिल्म कर रहे थे बैंडेड क्वीन, एक हमारी क्रेन है वो जो काफी हैवी है वो, और हमें एक पहाड़ पे लेके जाना था उसे। तो वो हमारे एक जो टेक्नीशियन आए थे वो आए थे इंग्लैंड से, तो उनसे मैंने कहा कि वो क्रेन मुझे वहां पहुंचाना है। तो जाके उन्होंने देखा और उन्होंने कहा साहब ये तो पहुंच नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। देन आई कॉल्ड माय बॉयज। तो हमारे लड़कों ने बोला भैया क्रेन पहुंचा दो। साहब पहुंच जाएगी। तो कितना टाइम चाहिए? बोला आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए। मैं कहा चलो 1.5 घंटे में पहुंचा दीजिए। तो वो पहुंच गई। और वो हमारे जो ब्रिटिश साहब थे जो हमको ग्रिप डिपार्टमेंट में हेल्प कर रहे थे, वो भी अचंभे में आ गए कि कमाल है ये लोग। देन जब फिल्म कंप्लीट हो गया, जब जाने लगे ये सेट की आप लोगों के जो वर्कर्स हैं कमाल है। एक्चुअली हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का ब्रेन नहीं है, सब कुछ है, मगर ओनली हम लोग व्हाट वी लैक इज द प्लानिंग अगर हम लोग कर लें तो हम हॉलीवुड से कम तो है नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो सबसे पहले फिल्म मेकर्स और हमारे ऑडियंस को हम दोनों को मैच्योर करना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए, तो फिल्में अच्छी बनना शुरू हो जाएंगी। कई चीजें हैं जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि रिसेंट हिस्ट्री में आप देखिए शिंडलर लिस्ट, ड्रामे का इम्पैक्ट, कहानी का इम्पैक्ट, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है वो कलर में नहीं आता। अभी अंतर तो ये है कि इनहैंस हो जाती है हर चीज। वो कई चीजें के समटाइम यू डोंट वांट टू अवॉइड कि भी एक कलर अवॉइड करना है, कि रेड अवॉइड करना जो डिस्ट्रैक्ट करता है, या येलो, ब्राइट येलो को अवॉइड करना है। तो अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा तो वी कैन इजीली अवॉइड, और वो बहुत सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, इम्पैक्ट भी ज्यादा आता है। तो अगेन वो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिजाइन योर फिल्म। वैसे तो हर फिल्म इज ऑलवेज चैलेंज। तो जो भी फिल्म है, जो भी फिल्म मैं लेता हूँ, ये फिल्म एक बार मैं हाँ करता हूँ करने के लिए, राजी हो जाता हूँ, तो वो फिल्म मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। तो चैलेंज वाली फिल्में जैसे कि काफी फिल्में मेरे पास जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। जैसे कि एक फिल्म मैंने की थी श्याम बेनेगल साहब के लिए, जिसका नाम था त्रिकाल। तो उसके लिए एक कैंडल का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने। जहां हम लोग अगर आर्टिफिशियल लाइट अप करते हैं तो एक आर्टिफिशियलिटी पता चल जाती है। वो एक फिल्म जो रियलिस्टिक फॉर्म में बन रही थी, तो उसमें कैंडल जो हमने ओरिजिनल कैंडल यूज की थी हम लोगों ने, तो विदाउट मतलब कि दूसरी लाइटों का इस्तेमाल किए बिना। तो वो एक मेरी फिल्म है जिसका व्हेनेवर आई सी दैट फिल्म आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। पूरी फिल्म वी डिजाइन दैट फैशन, लाइक पीपल इन हॉलीवुड दे डू इट। फिल्म होता है कि हम अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और फिल्म अच्छी बन जाए, तो कंप्यूटर के जरिए हो या वैसे ही हो तो फिल्म चलेगी। मैं हर फिल्म पसंद करता हूँ, नहीं तो मेरी लाइफ जो है वो स्टैग्नेंट वाटर की तरह हो जाएगी। तो मुझे खुशी होती है कि मुझे हर तरीके की फिल्म करने का मौका मिलता है। एड फिल्म मेकर्स भी आते हैं, फीचर फिल्म मेकर्स भी आते हैं, मेन स्ट्रीम, ऑफ बीट। तो मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है और काफी समझदारी के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी फिल्म कर रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से करूँ, एंड आई शुड कंट्रीब्यूट माई सेल्फ, माई स्किल। जैसे कि है मंडी, उत्सव, सुस्मन, त्रिकाल, अंदरबार, एक 3D की फिल्म थी जिसका नाम था शिवा का इंसाफ,
राम लखन, खलनायक, सौदागर, त्रिमूर्ति, बैंडिट क्वीन कह सकते हैं आप। और एक दूसरी फिल्म मैंने की है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ महात्मा, गांधी जी की अर्ली लाइफ पे है। परोमा, सती, इजाजत। हमने सोचा लगे हाथों इसे आप तक संप्रेषित कर दिया जाए और आप भी देखें कि फिल्मी सितारों की, फिल्मों से जुड़े हुए कलाकारों की कामयाबी की यात्रा किन पथरीले रास्तों से होकर गुजरती है। अब जरा एक और सफर पर चलें। ये संगीत का सफर है और इस सफर के जरिए हम आपको लिए अंक जिसे हमने साहित्य के रंगों से सजाया था, जहां आपने 5 मिनट की एक कहानी सुनी सूरज प्रकाश जी से, वहीं माया गोविंद की अनमोल कविताएं हमने विविध भारती के खजाने से निकालकर आप तक पहुंचाई हैं। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में राजू श्रीवास्तव ने आपको हंसाया, जाने माने सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता ने अपनी जिंदगी की कहानी भी आपको सुनाई, तो दूसरी तरफ हम आपके लिए लेकर आए थे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोकगीत भी। गालिब कहते हैं, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, और न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, और बख्श दो गर खता करे कोई। मिर्जा गालिब को याद करते हुए आज के इस विविधा कार्यक्रम को खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई और मैं आपका निवेदक यूनुस खान। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।